या पर एग्जैक्टली एक चीज मैम, जैसे आपने आयुर्वेदा का काफी जिक्र किया, तो जी। मतलब आयुर्वेदा किस तरीके से डिफाइन करता है कैनबिस को, ओके, गांजा को? आयुर्वेदा एक बहुत ही ब्यूटीफुल जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन है, क्योंकि ये सब जो श्लोक जो शास्त्र हमारे लिखे हैं वो पोइट्री और प्रोज में है। हमें Yeah. कितना पसंद है, हम विलियम शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ के इन सब के प्लेस पढ़ते हैं और बोलते हैं दे वर लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ विजनरीज। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने वेद बनाई, वेद व्यास, आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत सही वाले दिन मैं आपको वेद व्यास जी के बारे में बता रही हूँ। तो जो जी जी हमारा मैम। आयुर्वेदा है वो एक्चुअली हमारे वेदों से आता है, जो कि हमारे 4 वेद हैं जो वेद व्यास जी ने लिखे थे। अब वो सब पोइट्री और प्रोज में लिखे थे, यूनिवर्स के हर एक चीज के बारे में, पहाड़ों से लेके अर्थवॉर्म तक और गांजे से लेके आपके सी बकथॉर्न तक उसमें लिखा हुआ है आपके आयुर्वेदा में। गांजे को स्पेशली उस आयुर्वेदा वेदा के अंदर 45 नाम दिए गए हैं। उसके अंदर उसे धतुरानी बोला गया है, मतलब धतूरे की मिसेस बोला गया है। मनमोहिनी बोला गया है, मतलब इट एक्चुअली चेंजेस योर, इट मेक्स यू हैप्पियर। आप किसी को भी जब आपने देखा होगा, अगर मैं बोलूं तो जो कनाडा यूएस में पीटीएसडी के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए दवा लेते हैं, तो उन बच्चों का मन मोह हो जाता है ना, इसका मन मोह लिया ना उन बच्चों का, द जी जी लिटरल वर्ड्स। सो ऐसे ही 45 नाम आयुर्वेदा में दिए गए हैं, जिसमें एपेटाइट इंक्रीजर भी बोला गया है, भूख बढ़ाता है, बोला गया है कि नींद के लिए भी है। और यहाँ तक कि 1970s में एक रिसर्च हुई थी आयुर्वेदा पे, स्पेशली जो हम टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं ना, जब हमारा लोहे से कुछ कट जाता है तो हम टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं कि मसल में स्पैजम्स नहीं आए, टिटनेस ना हो जाए। टिटनेस का मतलब है मसल के अंदर आपका वो लोहे का जंक लग गया है और स्पैजम्स आना शुरू हो गए। तो जो मसल के एक्सट्रीम स्पैजम्स थे उसके लिए भी गांजे को यूज किया जाता था, ये आयुर्वेदा में लिखा गया है। Apart from all of this treatment, it was used, as I said, as a diluter. जैसे एथेनॉल जरूरी है अंग्रेजी दवाइयों में, वैसे जी ही। मैम। लेकिन बच्चे पीते हैं ना यार, जो बिगड़ा हुआ है, जिसका दिमाग बिगड़ा हुआ है, तो कोरेक्स भी बैठ के पीता था, वो तो बूट पॉलिश भी बैठ के सूंघता है, वो तो थिनर भी बैठ के सूंघता है। जिसका दिमाग बिगड़ा है वो तो लोगों के सॉक्स इकट्ठा करके उसको उबाल के, मतलब मैं तो जब डी एडिक्शन कैंप्स में मैं गई हूँ रिसर्च करने के लिए, मैंने पूछा है लोगों से, जब एक टाइम के बाद जब बिल्कुल उसको लॉक कर लिया गया अपने घर के अंदर वो बच्चे को, और बहुत अच्छे घर का बच्चा था वो, उसने सॉक्स इकट्ठा किए हैं लोगों के, अपने घर वालों के पुराने यूज किए हुए, और उसको उबाला है और उसको सूंघा है, बिकॉज दैट गिव्स अ ट्रिप एज वेल। ओके, yes, if you actually, I went back home and I researched on this कि ये है क्या चीज, इसने किया क्या। तो बहुत लोग करते हैं। लोग तो पेट्रोल पंप जाते हो आप, पेट्रोल पंप जब गाड़ी बाइक का जब ढक्कन खोलते हो, कितने लोग सूंघने बैठ जाते हैं उसको, डेफिनेटली मैं भी बोलते हैं अरे में से अरे था बहुत अच्छा लगता है 9-10th ना, में। एग्जैक्टली जी जी बिल्कुल मैम। बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या अच्छा लगता है, नशा ही तो चढ़ रहा होता है आंख सर के ऊपर, जो अच्छा लग जी रहा होता है। डेफिनेटली तो वो मैम। करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं। करने वाला तो जो चाकू, जो मम्मी ने हमें जिस खाने से खिला खिला के बड़ा किया है, जो आलू और सब्जियां काट के, वही चाकू एक डॉक्टर सर्जरी के लिए यूज कर रहा होता है। लेकिन एक वही चाकू जाके आपका एक जो गैंगस्टर होता है या फिर जो आपका मर्डरर होता है, वो जान लेने के लिए, क्राइम करने के लिए यूज करते हैं। तो अपन क्या, हम लोग क्या सब्जी तोड़ तोड़ के खाने लगे, back नहीं to apes हो जाए। We evolved, right, from these डेफिनेटली। animals so that we can make use of the substances and the nature and not abuse it. आज की तारीख में गांजा हर जगह उग रहा है, इंसान अंदर बंद हो गया, हमने गांजे को बंद किया, इंसान अंदर बंद हो गया। On a very serious note, that's a plant which is exactly like human, right? A male and a female, something that works on our सोल, जो हम री की एनर्जी की बात करते हैं, एथर बॉडी की एनर्जी की बात करते हैं और ह्यूमन बॉडी की एनर्जी की बात करते हैं। तो ये तीनों चीजें पे काम करता है। हमारे जो एक ह्यूमन बॉडी है उस पे, हमारा जो ब्रेन है उस पे, और एक लाइट बॉडी जो होती है, जो साइंस भी फ्रीक्वेंसी के साथ और एक मशीन के साथ आज प्रूफ कर रहा है, उसको भी, सो ये तो तीनों चीजों पे काम करता है, एंड इट्स अ प्रूवन स्टडी। खाली यूएस अलोन हैज 33,850 स्टडीज। Yeah, I remember the number because I keep on looking at it every damn day in the morning. The first thing that I do is see the number of researches done and submitted every day. So PubMed, which is Bible for all the doctors and researchers and scientists, कल रात तक 33,850 नंबर ऑफ कैनबिस रिसर्चर्स थे, जिसके अंदर कैनबिस की वजह से कभी किसी की मौत नहीं हुई। ये तो है मैम। एंड दिस कम्स फ्रॉम 1870। पहली रिसर्च गांजे के ऊपर 1870 में पब्लिश हुई थी।
So yeah. जो कैनबिस है, गांजा है, इसने एक्चुअली इट हैड बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था. एक इंडियन सिविलाइजेशन हो गई, फिलॉसफी हो गई, जिस तरह से आप बता रहे थे, रिलीजियस वे में हो गए. कितने सारे रिलीजन्स हैं जो जहाँ पे यूज होता था जिनमें. जी, आप थोड़ा बताओगे इस बारे में? रिलीजन तो आज भी यूज करता है. सबसे पुराना जिसको हम बोलेंगे, द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन इज सनातन, राइट? जी मैम. नाउ अगर सनातन में हम सबसे पहला बीइंग बोलते हैं आदि योगी को, ठीक है, एज इन शिवा. शिवा की पूजा हम करते हैं शिवलिंग से. प्रॉपर रुद्र अभिषेक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबने सुना है. रुद्र अभिषेक के सबसे इंपॉर्टेंट पात्र होते हैं दूध, बेलपत्र, धतूरा एंड गांजा. ये तीन के बिना आपके रुद्र अभिषेक अधूरा है. कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मिस आउट कर सकते हो, फूल भी मिस आउट कर सकते हो आप तो, लेकिन अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हो तो नहीं कर सकते. सो द वर्ल्ड मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन का पहला रुद्र अभिषेक में जो नियम लिखा है, ये लिखा है. दूसरा हम बोलते हैं शिव स्तुति. उसमें शिव जी ने पिया भांग का प्याला. कुछ 9वीं या 10वीं लाइन है, अभी मेरे हाथ में नहीं है शिव स्तुति, तो वरना क्योंकि मैं पूरी पढ़ के ही सुना देती थी. तो 9वीं या 10वीं लाइन है, उसमें लिखा हुआ है शिव जी ने पिया भांग का प्याला. अब वो शिव जी थे, वो नॉन स्टॉप भी पी सकते थे. जैसे सदगुरु बोलते हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ किया, हलाल भी पिया, तो हम पी लेंगे क्या? तो जिन्होंने हलाल पी लिया, जिनको बीमारी हो गई, उनको तो देने दो, है ना? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो उस लेवल के एनलाइटेंड है नहीं जो अपने दिमाग से अपनी शरीर को ठीक कर ले, है ना? That is also possible as per science. That's what these Siddh Purush who, certain Siddh Purush who are against plants, like Sadhguru himself, कि गांजा तो शिव जी को, किसी ने, एक बच्चे ने पूछा था उनसे, and I respect him immensely, he is someone that I really looked up to. Having said that, हमारी अंडरस्टैंडिंग, यदि हमने उस प्लांट को अब्यूज किया या हमारे दोस्तों ने किया, तो मैं पेशेंट को कैसे मरने दूं? वो तो प्रूवन है ना, उसको मैं रेडियोथेरेपी दूं. रेडियोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी क्या होती है? सरसों जो होता है, सरसों कीमोथेरेपी. सरसों और न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव रेज रहती है, उसको मिक्स करके जो गैस होती है, उसको बोलते हैं आपकी कीमोथेरेपी. ठीक है, अगर सिंपल ह्यूमन को समझाना है आपको, डॉक्टर को नहीं. तो यदि आप गैस चैम्बर में बिठा रहे हो, उससे बेटर है कि जो इंसान, उसको आप ऐसी औषधि दो जो खुद को पावर करे और खुद को लड़ने की ताकत दे और वो कम करे. तो एक तो ये हो गया सनातन. सेकेंड इज इजिप्शियन कल्चर, जिसको हम बोलते हैं द सेकेंड मोस्ट एंशिएंट कल्चर, है ना? Can you hear me? Sorry. Yeah, I can hear you. Yeah. So the Egyptian culture, right? Now coming back to the Egyptian culture, they, as I said, recently last year, one of my cousins went to Egypt, and they ended up saying that, they saw exactly in the pyramids what I was telling them, the videos that I was showing, and they wanted to understand, what exactly it meant. They basically, I went ahead and I told them that the Egyptian kings and the pharaohs, they used it for their medicinal purposes, which is written on the, on those paintings होती है ना आपके pyramids के अंदर, correct? तो pyramid के paintings में बहुत clearly वो depicted है कि वो गांजे को as a supplement लेते थे, दवाई लेते थे, and elevate करने के लिए लेते थे. इतना लेते थे कि जब राजा महाराजा या पंडित मरता था उनके यहाँ का, तो उसकी मम्मी के साथ गांजा रखा जाता था. ठीक है, इट इज अ फैक्ट. जो अभी मम्मीज जितनी भी मिली हैं, जो राजा महाराजाओं और पंडितों की मिली है, उसमें गांजा मिला है. थर्ड मोस्ट एंशिएंट रिलीजन इज चाइनीज देन. ओके, नाउ चाइनीज अगर देखा जाए तो उनके भी राजा थे जिन्होंने चाइनीज हर्बल सिस्टम जो पूरा क्रिएट किया, चाइनीज मेडिसिन सिस्टम, जिसको हम यूनानी बोलते हैं, बेसिकली हुनान से आया हुआ सिस्टम, करेक्ट? तो वो सिस्टम में भी गांजे को बहुत इंपॉर्टेंस दी, और उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी कि गुमा बोला गया. दैट इज द मदर प्लांट, द देवी. या तो उसमें भी उसको, वो प्लांट को उसकी वो इज्जत दी गई है. तो ये जो 3 वर्ल्ड मोस्ट एंशिएंट प्लांट्स होते हैं ना, उसमें एशियन सिविलाइजेशंस होती है, एंशिएंट सिविलाइजेशन. देखो, रिलीजन जो है ना, रिलीजन इज सिविलाइजेशन.
रिलीजन मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज जो हमें दिए जाते हैं ताकि हम एक सुख समृद्धि से जीवनी जिए, करेक्ट। तो वो ये सिविलाइजेशन है जिन्होंने एक लॉ फॉलो किया। तो ये तीनों सिविलाइजेशन जो बहुत अपने इन्वेंशंस के लिए फेमस हैं, यू नो, और अपने एडवांसमेंट के लिए, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के लिए फेमस है, उन्होंने ये इस तरह से यूटिलाइज किया। Having said that, अगर हम नेटिव अमेरिका भी जाएंगे, the most ancient and civilized, the reason I'm saying the most ancient yet civilized, tribes is because they follow a system, they follow a culture, they protect it, they are not wild, like animals is what a lot of, so even that is more systemized than the metropolitan cities. Even वो लोग shamans, tobacco, गांजा और ayahuasca यूज करते हैं, ये तीन चीजें उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 अराउंड द ग्लोब जिसको बोलते हैं सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस और रिलीजन्स, देन चारों में ये बहुत अच्छे से यूज किया गया है और डॉक्यूमेंटेड है। हम इंसान ने इस पे बैन लगाया 70-75 साल पहले। आपके परदादा तो पैदा भी नहीं हुए थे, आपके दादा पैदा हुए थे, मेरे दादा पैदा हुए थे, परदादा तो आए भी नहीं थे। तो परदादाओं के टाइम पे तो ये डीएनए में आया ना, इट वाज अ पार्ट ऑफ डीएनए, राइट। वही मैं जानना चाहता हूँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। लास्टली नो इट्स ओके। लास्टली मैं डीएनए पे आई ना, इसलिए मैं बोलना चाहती थी, यदि ये प्लांट मेल और फीमेल है तो सोचो इसका डीएनए जो है ह्यूमन के कितना पास है। हम एनिमल्स को बोलते हैं कि सर्टेन एनिमल के डीएनए हमारे बहुत क्लोज हैं। हाँ भाई, गांजा शोधकर्ता मतलब साइंटिस्ट, पहाड़ पे भी बैठ के हम पैंडेमिक में भी यही कर रहे हैं। तो इसका जो डीएनए है प्लांट वर्ल्ड में, डीएनए के हिसाब से गांजे का सबसे ज्यादा ह्यूमन से क्लोज है। तो उसके बारे में रिसर्च करके उसको यूटिलाइज करने के करना चाहिए। और हम उसके अलावा अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बैठ के उसी चीज को बैन कर रहे हैं जो हमारे सबसे करीब है, the closest to us। इसके जब इतना सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से फिर शुरू हुई? मतलब ऐसा क्या हो गया जिससे की वजह से थोड़ा टैबू सा बन गया, इलीगल? पूरी दुनिया में अगर हम 400 साल पहले चले जाएं तो सबसे बड़ी दुनिया की प्रॉब्लम क्या, पूरी दुनिया की, खाली भारत की नहीं, खाली गांजे की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा दुख किसने दिया, सबसे ज्यादा मजदूर और मजबूर किसने बनाया, कौन है वो? हाँ, तो वो जो है ना, उन्होंने बनाई अपनी दारू, उन्होंने बनाई अपनी दवा, उन्होंने, ये निक्सन तो बहुत देर पैदा हुआ, सन 1895 में, या 1970 बहुत लेट है, निक्सन पैदा भी नहीं हुआ था तब ये क्वीन जो महारानी बैठी है वहां पे, पता नहीं, मतलब अब आप तो वहां पे हैं, बहुत लॉन्ग लिव द क्वीन वाली हिसाब हो जाती है, लेकिन वो लॉन्ग लिव द क्वीन ने भी गांजा इस्तेमाल किया है, उनकी माता जी ने भी इस्तेमाल किया, उनकी सास ने भी इस्तेमाल किया है फॉर पीरियड पेन, ये लीगल रिकॉर्ड्स है ये ब्रिटिशर्स के। सो 1895 में जब वो लोगों ने सोचा कि हम 1905 में अपना दारू और दवा इंट्रोड्यूस भारत में करेंगे, तो पहले उन्होंने 10 साल पहले, क्योंकि वो इंटरनेट की तरह फास्ट तो था नहीं कि 2 साल पहले कैंपेन चालू करेंगे, करेक्ट, बहुत स्लो था ना, तो एग्जैक्टली 10 साल पहले उन्होंने कैंपेन चालू किया समझने के लिए कि गांजा, समझने के लिए कि ये गांजा ऐसी चीज है, अगर कोई दुखी होता है तो ले लेता है, दर्द होता है तो ले लेता है, मतलब इट वाज वर्किंग लाइक गरीब का दारू बोलते थे ना, पहली मार्केटिंग की ना, गरीब की दारू, है ना। तो गरीब की दारू मतलब भाई उसको दारू लेने की, उसको एथेनॉल लेने की जरूरत क्या है, अपने आप को गलाएगा क्यों वो। तो उन्होंने ब्रिटिश हेम्प कमीशन रिपोर्ट निकाली 1895 में, जो कि कुछ चली 5 साल तक। उसमें 1300 लोगों का इंटरव्यू लिया गया, उन 1300 पन्नों की थी, 1100 लोगों का इंटरव्यू कुछ लिया गया था। उन 1100 लोगों के अंदर उन्होंने जो कैनबिस यूजर्स थे उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे, उनके बारे में उनको पूछा कि आप गांजा लेते क्यों हैं। उसमें पंडित भी थे, साधु भी थे, चोर भी थे, डॉक्टर्स भी थे। एंड अब जरा रिस्पॉन्सेस सुनिएगा। जब उन्होंने पूछा एक कुली से, और ये डॉक्यूमेंटेड चीज है ना, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ब्रिटिश हेम्प कमीशन रिपोर्ट 1895 है एक रिपोर्ट, इंडिया इन ब्रैकेट, आप लोग डाउनलोड करें, 1300 पन्ने, प्लीज उस पे खर्च करें, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ।
तो देन उन्होंने उसमें कुली से पूछा कि आप क्यों लेते हो, तो कुली ने बोला भाई मैं ऐसा है, सर पे उठाता हूँ बहुत सारा सामान, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द डे मेरे को बहुत दर्द होता है, कई बार तो खाना जितना मिलता भी नहीं है मेरे को उतना जितनी ताकत चाहिए, तो दर्द भी है, खाना भी उतना नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चिलम खींच लेता हूँ और अगले दिन जब उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भर पेट सोया था, पत्थर भी मुझे कुशन जैसा लगता है। दिस इज अ स्टेटमेंट इन इट, ओके। देन उन्होंने असाइलम, मेंटल असाइलम जो पुराने होते थे उनके डॉक्टर्स से पूछा, क्योंकि गांजा यूज होता था पेशेंट्स के लिए, आप क्यों देते हैं उनको? तो बोलते हैं डूड हमारे पास ऐसे वायलेंट लोग आते हैं ना, वायलेंट पेशेंट्स आते हैं ना, उनको काम डाउन करने के लिए ना बिना जहर दिए बेसिकली दिस इज द बेस्ट वे कि काम डाउन भी हो जाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, सो भी जाते हैं। मैंने खुद एक मेंटली चैलेंज्ड पर्सन का बहुत टाइम ध्यान रखा है, बहुत ही ज्यादा, अभी भी मेरी माताजी ध्यान रख रही है, मेरे मामा है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि आज की तारीख में मेंटल असाइलम्स में इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, सो वो टाइम पे वो लोग गांजा दिया करते थे, and hence the recovery rate and the death rate was also very low. फिर साधु लोगों को पूछा गया कि आप क्यों पीते हैं, तो उन्होंने बोला हम इसलिए पीते हैं क्योंकि ये हमें हाई नहीं एलिवेट करता है, ये हमें उठाता है। उठाना और नशे में झूम जाना बहुत अलग चीज होती है। कोई भी जो आप भांग के ठेके पे भी जाएंगे, कभी भी आप बैर नहीं देखेंगे, लड़ाई नहीं देखेंगे। बनारस जाइए आप, इलाहाबाद एज इन प्रयागराज जाइए, उज्जैन जाइए, जहां जहां ज्योतिर्लिंग है वहां गवर्नमेंट के भांग के ठेके, सब हंसी मजा आता है, सब आते हैं चाय की तरह भांग पीते, थोड़ा खुल के हंसते हैं और चले जाते हैं। दारू के ठेके पे जाके जरा देख लो आप, बहुत डिफिकल्ट है। मैं एक्सप्लेन यू, भाई दारू के ठेके पे वो तेरा मर्डर कर देगा। नहीं मैं भी लाइन में लगा हूँ दारू के साथ, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब लिटरली जब भी पैंडेमिक जिस दिन दारू अलाउ की है, तुमने लाइन मैं देखी थी, जी बिल्कुल मैं लाइन देखी थी काफी। तो एग्जैक्टली तो समझ सकते हो आप कि उसकी हालत क्या है ना। तो ये जो मेन डिफरेंस है, हमने ये डिफरेंस 1895 से ये ब्रिटिशर्स ने चालू किया। उन्होंने 10 साल बाद अपनी इंग्लिश दवा एलोपैथी और दारू लॉन्च कर दी, और तब से लेके इंडिया ने रिवॉल्ट किया सन 1865 तक, अच्छा खासा रिवॉल्ट किया। बट 1965 टू 1975 यहाँ पे ज्यादा बढ़ता गया, एंड बाय 1976 things really changed for worse, as they say, and by 85 we had already gone down under the pressure and we had banned it. So it happened, the second phase, ये first phase आपने ब्रिटिशर्स के साथ पढ़ लिया, अब second phase आया हमारा यूएस वालों के साथ, ठीक है। जब हम डेमोक्रेटिक बन गए, तब डेमोक्रेसी तो मतलब क्या, अब मैं क्या बोलूं आपको, अगर आप ग्लोबल सिटीजन हैं तो या तो आप ये हैं या तो आप वो हैं। जब आप बीच में होते हैं ना अजय देवगन बन के, तब ज्यादा लग जाती है। जस्ट सेइंग, एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो मैं ये बोल सकती हूँ। तो जो संविधान है हमारा, उसमें कई ऐसी चीजें हैं, जैसे ये साइंस वाली चीज है, ठीक है, गांजे वाली चीज है, सेंटर फोर्स नहीं कर सकती है, डिक्टेटर नहीं बन सकती है कि गांजा लीगल कर देंगे हम, मतलब till the time the people, the democracy of India doesn't say, so अब ये जो डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया है आपकी इस टाइम पे, वो क्या बोल रही है, मैंने तो सर्वे भी करवाई है टीम के साथ, करेक्ट, हमारे होते हैं। अब उसमें जब हम घर घर जाके नॉक करके पूछते हैं, आपके घर में ही सही, यदि हम आपके घर में आए पूछने के लिए, तो घर में होंगे मम्मी पापा, आपकी लेट्स से दादी, बहन और आप, करेक्ट। तो आपने तो बोल दिया प्रो हो, उसके बाद जो पीछे 4 लोग हैं 90% ऑफ द, तो क्या करेंगे फिर हम? बिल्कुल आप बताइए। ये तो है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, क्योंकि मेरी साइंस बोल रही है, लेकिन मेरा लॉ ये बोल रहा है कि साइंस से ऊपर ये लोग हैं। आप साइंस, आप ग्लोबल सिटीजन, आपने साइंस, आप कोशिश भी करेंगे घर वालों को समझाने की, लेकिन 90% ऑफ द लोगों ने ना बोल दिया, तो आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो आप। पर जिस हिसाब से मतलब एक मेंटल गेम खेला फर्स्ट ब्रिटिशर्स ने, फिर उसके बाद अमेरिका का जो एक मेंटल गेम रहा है, ये किस तरीके से उन्होंने एक हमारे जो मतलब एक सभ्यता में चलते आ रहा है कैनबिस गांजा, उसको अमेरिकन्स की तो नफरत आपको आज की तारीख में पता चली गई होगी। अमेरिकन्स की नहीं, सर्टेन जो बोलते हैं ना, हर जगह अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं,
So few rotten, apples spoil the entire bucket वाला हिसाब है, basket वाला हिसाब है. तो वो टाइम पे भी सिमिलर चीज हुई थी. उनको मैंने बोला ना जैज म्यूजिशियन से एक्टर्स से प्रॉब्लम थी. तो ब्लैक्स, मेक्सिकन्स, जो बेसिकली पीपल ऑफ कलर्स, आज की तारीख में 90% ऑफ पीपल ऑफ द कलर्स जो आपके यूएस की प्रिजन में है, उनका पहला ऑफेंस मैरिजुआना पोजेशन ही होता है. यस मैम, यस. ये मैं अभी रिसर्च ही कर रहा था कि जो पहली जैज सिंगर थी, नॉट पहली, एक बिली हॉलिडे नाम की, जिसके बाद से चीजें शुरू हुई काफी ज्यादा. She was Marilyn Monroe's favorite, I think so. Is it? She is that one जो Marilyn Monroe जाती थी फर्स्ट रो पे बैठने के लिए, क्योंकि वो ब्लैक सिंगर थी. तो कोई उनको चांस नहीं देता था. तो उन्होंने एक होटल से बात की मैरिलन मोनरो ने. I'll just confirm that name once and I'll message you also. तो होटल ने बोला यदि आप आती हैं तो हम उनको अलाउ करेंगे गाने के लिए, क्योंकि वो ब्लैक महिला है. तो मैरिलन मोनरो ने बोला मैं रोज आऊंगी, जब जब वो गाएगी मैं वो तब आऊंगी. तो वो ऑलमोस्ट उन्होंने 1-2 साल तक वो रोज वो जाती थी और वो बैठती थी. तो खाली वही नहीं, जितने भी जैज सिंगर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, उन सबको अरेस्ट करवाया गया था उस टाइम. ये बात है अराउंड 1940s 50s 60s वाली. 1940s से शुरू हो रहा था, बट मेन हार्डकोर आया है 1950s 1960s के टाइम पे. एंड वो टाइम पे इन्होंने हार्डकोर लॉक कर लिया ना, 20 साल में पूरी तरह से लॉक कर लिया. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट जो पहली रिसर्च है कैंसर और कैनबिस की, वो सन 1930 की है. ओके. या तो मैं ये भी देख रहा था कि किस तरीके से जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वियतनाम वॉर में 1960s में जो हुआ था, जब वो गए हुए थे वियतनाम, उन्होंने वहां जाके भी पी है. और एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप हुआ है वहां पे, थाईलैंड, लाओ और थाईलैंड पे हमने लीगलाइजेशन पे काम किया. अभी थाईलैंड ने लीगल किया 2019 में. इतना एडवांस है थाईलैंड. पहले होती थी सजाए मौत अंटिल 2019 जैन. 2000 फरवरी में हर घर में 2 प्लांट अलाउ कर दिए उन्होंने उगाना. So you can see overnight they changed their perception because they saw the researches. और थाईलैंड is the first country आज की तारीख में जिसने 3rd stage लंग कैंसर पेशेंट को ठीक किया है गांजे से. और किसी ने ह्यूमन ट्रायल नहीं किया, उन्होंने किया. सो थाईलैंड उस हिसाब से आज की तारीख में आ गया. आपने जो क्वेश्चन पूछा था वॉर के बारे में, वियतनाम के बारे में, यूएस का झंडा कौन से धागे से बना था, कभी सोचा है? गूगल करके हेम्प. जी गूगल करके देख लेना हेम्प. वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी बना था कपड़ा, ज्यादातर चीजें वो सब गांजे की चीजें बनी थी. यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 में तो फोर्स कर दिया गया था कि गांजा उगाएंगे सोल्जर्स और उनके जो बाहर बाकी हैं, ताकि चीजें बन सके. इवन ब्रिटिशर्स, एग्जैक्टली, इवन ब्रिटिशर्स जब अफ्रीकन स्लेव्स, अनफॉर्चुनेटली आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हेन दे वर बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्लेव्स, जब हमारे भाई बहनों को अफ्रीका के एज अ स्लेव लेके जाते थे, तो वो हेम्प का कपड़ा पहना देते थे उनको, क्योंकि जो उनको पता था हेम्प का कपड़ा गर्मी हो सर्दी हो वो इंसुलेट उसी हिसाब से करता है. अगर बाहर गर्मी है तो ठंडा रखेगा और बाहर ठंडी है तो वो कड़ा हो जाएगा, तो रोकेगा. तो उनको वो हेम्प का कपड़ा पहना दिया जाता था. और वो उस, आपने 12 year स्लेव देखी होगी, जो कपड़े वो पहनते हैं, आप खाली गूगल करके रिसर्च करना. the board, the vision board of 12 year slave, clothes, okay, and you will realize कि hemp clothing use की गई है ज्यादातर चीजों में, क्योंकि उस टाइम पे वही यूज होता था. So yeah. तो आपको बस थोड़ा सा पुश बैक करने के लिए, जो 1970s के बाद, आई मीन लाइक जो आप बता रहे थे कि अमेरिका का क्या, किस तरीके से उन्हें इंटरवीन करा इंडिया में. अमेरिका बेसिकली, इंडिया, यूएन आ गया ना. यूएन क्या था? यूनाइटेड नेशंस. अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स ही कर दो उसको. हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ही है वो, यूएन नहीं है वो, यूनाइटेड स्टेट्स ही है. मेरे पिताजी खुद यूएन और डब्ल्यूएचओ के साथ काम कर चुके हैं. आज की तारीख में हमें गर्व है कि डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे हुए हैं एज अ चेयरपर्सन फॉर डब्ल्यूएचओ, क्योंकि कुछ चीजें अब चेंज हो रही हैं जो पहले गलत हुई थी. तो 1960s के बाद जो नेहरू जी हैं, चाचा नेहरू, उन्होंने जैसे नेपाल को आने नहीं दिया, श्रीलंका को जुड़ने नहीं दिया, हर जगह बैंड बजा दी, ऑन अ वेरी सीरियस, ऑन अ साइंटिफिक लेवल, जहाँ पे एविडेंस बेस्ड में बात करूंगी, तो उन्होंने यूएन को एक तरह से छूट दे दी, आप जो बोलोगे वो सब कुछ. अब यूएन तो वही है ना जो अफ्रीकन कंट्रीज में आज भी ह्यूमन टेस्टिंग करवाता है ड्रग्स पे, जहाँ जो हुई नहीं है ह्यूमंस पे, बच्चों पे, प्रिजनर्स पे करवाओ ना. अगर सीरियस यूएन हो, तुम सही हो, जो भी हो, अगर सही चीज है
तो तुम गरीबों पे ह्यूमन टेस्टिंग करवाने से अच्छा है जो क्रिमिनल्स हैं उन पे ह्यूमन टेस्टिंग करवाओ, है ना। तो अफ्रीका जैसी कंट्रीज जहाँ पे होती हैं, अफ्रीका जैसी कंट्रीज में, वहां पे वो लोग उनको रिटेलिएट नहीं कर सकते, उनको पता नहीं अच्छी दवाई बुरी दवाई, उनको तो पता ही नहीं होता ज्यादातर चीजें, उनका एवोल्यूशन रोक दिया गया था एक तरह से, उनका इंटरनल एवोल्यूशन बहुत अच्छा हुआ है, यू नो, बट बाहर का एवोल्यूशन नहीं हो पाया उनका उस हिसाब। इनफैक्ट अभी जब कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन भी निकल रही थी, उसका मेरे ख्याल से न्यू गिनी नाम का कोई देश है, वहां पे वो टेस्टिंग करना चाह रहे थे, बट थोड़ा बैकलैश आया उसके बाद। और उन्होंने मना कर दिया क्योंकि भाई प्रिजनर्स हैं जिन्होंने बच्चों के रेप किए हैं, जिन्होंने मर्डर किया है, सीरियल किलिंग किया है, उनपे करो। ये हुआ लॉ, ये हुआ धर्मशास्त्र, ये हुआ मनुशास्त्र कि जो क्रिमिनल्स हैं उनपे ये सारी चीजें होती हैं। आप क्योंकि वो इंसान मजबूर है, उसको पैसे की जरूरत है, तो आप उसका शरीर बिकवा दो टेस्टिंग के लिए या कुछ गलत काम करने के लिए। सेम हुआ ना डूड जी, क्योंकि आज खाली आप मजबूर हो लेकिन आपने कोई पाप नहीं किया, आपने कोई क्राइम नहीं किया, तो आपको क्यों एक तरह से जब आप इंसर्ट करोगे ऐसी चीज जिसपे कभी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो आपको साइड इफेक्ट्स भी आएंगे ना जी, उसको आप पे साइड इफेक्ट्स भी आएंगे ना, तो फिर आप ऐसे लोगों पे जो अच्छे लोग हैं उन पे क्यों कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट यूएन डिड, यूएन फोर्स्ड इंडिया फर्स्ट थिंग टू मेक आयुर्वेदा बुलशिट। क्या झोला छाप डॉक्टर बना दिया हमारे वैद्यों को जो एक्चुअल दवाइयों पे काम, जो एक्चुअल बीमारियों पे काम कर रहे थे, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट दे डिड इज, लोग एनलाइटन नहीं होने चाहिए। जो वेस्ट की थ्योरी होती है ना, you shouldn't know way too much, and east ki theory hai you should know all, you know, you come here to know all, you come from India, right, you are in Canada, you tell me, look around and you tell me if I said the truth or no. आपको वेस्ट में सिखाया जाता है कि उतना ही जितना जरूरी है उतना ही सीखो, जानो, बस खत्म। और ईस्ट में सिखाया जाता है आप पैदा हुए सारा सत्य देखने के लिए और जानने के लिए। तो ये थिंकिंग जो आपको साधु और पंडित सिखाते हैं, जो एक्चुअली गांजे को यूज करते थे या उसका उपयोग करते थे, एक बार में मिशनरीज को अंदर घुसाना और साधुओं को बंद करना। मैं जब बजूंगी ना तो सीरियसली बहुत ज्यादा, एंड मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो साइंटिस्ट एविडेंस के साथ आता है, स्टैट्स के साथ आता है, लॉजिक के साथ आता है। मैं वो गौमूत्र वाली नहीं हूँ, बेचारे अंकल गिर वाली यूनिवर्सिटी का लेटर नहीं लेके गए ना, मैं तो गिर यूनिवर्सिटी का लेटर लेके जाती, ये लैब का टेस्टिंग है जिसमें सोना निकला है गौमूत्र में, अब मुझसे बात करो। वो अंकल जी बेचारे बोल गए कि गौमूत्र में सोना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, यू नो, जर्नलिस्ट ने उनकी ले ली। तो मैं तो उस, यू नो, दिस इज द रीजन जहाँ पे हमें सब साथ में मिलके काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये इस टाइम पे हमें 1970s और 90s 80s 90s तक हमारे जितने भी पंडित थे, जितने भी हमारे गुरु थे, जितने भी साधु संत थे, उनको बंद करवाना। यार वो गंगोत्री पे अगर कोई बैठा हुआ है या कोई पार्वती पे ऊपर बैठा हुआ है, 4 महीने तो बर्फ सूखती है वहां पे, पूरे टाइम तो बर्फ रहती है 8 महीने, और क्या उगा लेगा आप बता लो। मैंने तो पढ़ा, बॉटनी पढ़ा, साइंस पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, ह्यूमन सोसाइटी भी पढ़ी, सोशल प्रॉब्लम्स भी पढ़ी। अब यही निकल रहा है एक उसमें ना कि अगर 4 महीना ही है उस इंसान के पास वो जगह पे, पूरे अर्थ पे और कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे वो यूज कर सकता है बट गांजा। तो आपने उसका खाने पीने का बंद ही कर दिया वो पूरी तरह से। आपने कोशिश की कि अच्छे लोग भी ब्लैक मार्केट में खुल जाएं, है ना। आपने एक नोइंग एफर्ट बनाया, जो एक वाइट बिजनेस था। गांजे के खेत हुआ करते थे संभाजी जैसे एरिया में महाराष्ट्र के, आज वो जगह जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है इसलिए क्योंकि वो जगह पे वो टाइम पे इतना न्यूट्रिशन वाली चीज थी, और आपने उगा लिया कॉटन जिसपे फर्टिलाइजर ले, पेस्टिसाइड ले, तो उसने आफ्टर 40 इयर्स पूरी जगह को बंजर कर दिया। फार्मर्स नॉन स्टॉप सुसाइड कर रहे हैं वहां पे। तो इसमें उन लोगों ने ये चीज की जी। तो इसमें मैम जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जिसमें बहुत लोगों का अपना कुछ ना कुछ मुनाफा रहता है, बेनिफिट रहता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हम देख लें, टोबैको इंडस्ट्री, बियर इंडस्ट्री, इनका कितना रोल प्ले था? ये जो वेस्ट है ना, वेस्ट और ईस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। 5 साल से मैं इंडियन इंडस्ट्री में हूँ और मैंने ये बहुत सारे मिथ मेरे हिसाब से सुने थे कि मेरे को टोबैको इंडस्ट्री मरवा देगा, अल्कोहल इंडस्ट्री तो शूट आउट करवा देगा, और डॉक्टर्स और यू नो ये क्या कहते हैं, जो सॉरी डॉक्टर्स नहीं, जो केमिकल्स और उसमें डील करते हैं ना, वो लोग तुम्हें मतलब कहाँ गायब करवा देंगे पता भी नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड बाय माय वेस्ट एक्टिविस्ट फ्रेंड्स, ओके, बिकॉज एवरी ईयर गांजा शोधकर्ता और गांजा एक्टिविस्ट वेस्ट में
कम से कम 5 से 10 मरते हैं। अभी परसों की बात है, जोहानिसबर्ग जिसने साउथ अफ्रीका में लीगल करवाया गांजा, एक कपल था, उनके घर के अंदर घुस के शूट आउट किया है उनपे। You know, this is what West is doing. But in East, in India, it was not the case. So West में ये हुआ कि जो दारू इंडस्ट्री थी, टोबैको इंडस्ट्री थी, फार्मा इंडस्ट्री थी, उन्होंने मार्केटिंग और ब्रांडिंग में बहुत सारे पैसे खर्च किए। उन्होंने मैडनेस रीफी जैसी पिक्चर बनाई और बहुत सारी पिक्चर्स बनाई जिसमें आप गांजा लेंगे तो ऐसे ऐसे से हिलने लगेंगे, ये करने लगेंगे, आप मर्डर करेंगे, रेप करेंगे। भाई 33,850 रिसर्चेस में ज्यादातर में आप बी हियर नाउ हो जाएंगे, आप अवेयर हो जाएंगे। स्लो जरूर हो जाएंगे, स्लो का मतलब है आप मोर अवेयर हो जाएंगे, एक एक बारीकी पे ध्यान करेंगे। तो ये एक मार्केटिंग ब्रांडिंग वहां पे हुई। अब वो वही कंपनियां हैं जो इंडिया में भी लॉन्च हुई बाद में, तो उनकी वो चलती आई, लेकिन इंडियन हेड्स का ये मानना नहीं है। मुझे आज तक किसी भी टोबैको कंपनी से, किसी भी अल्कोहल कंपनी से और किसी भी फार्मा कंपनी से थ्रेट तो क्या दूर की इंडिया में बात, सबने मुझे मैसिवली सपोर्ट किया। टोबैको इंडस्ट्री बोलती है हम तो पार्टनर्स डूड, बिना हमारे तुम कहाँ चलोगे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, करेक्ट? तुम लीगल करो, हमारा बिजनेस डबल हो जाएगा, यू नो। इंडिया में वो है, तो कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है इंडिया में, वेस्ट की तरह नहीं था वो। देन अल्कोहल इंडस्ट्री, डूड एट द एंड ऑफ द डे जिन लोगों को अल्कोहल की लत है, जो उनका बिजनेस है, जिसको जैसे मेरे को अल्कोहल छोड़े हुए काफी टाइम हो गया, पर जब मैं पीती थी तो मुझे जैक डैनियल्स हनी चाहिए क्योंकि मेरा वो टेस्ट था। मुझे कोई भी गांजे की स्ट्रेन नहीं पसंद आने वाली अगर अभी भी मैं वो जैक डैनियल्स हनी का टेस्ट टिंज लेके जा रही हूँ। उल्टा मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जिनकी विनरीज है साउथ में, मतलब बॉम्बे के पास है, उनकी विनयार्ड्स वगैरह हैं, और एक है जिनकी विस्की ब्रांड है कर्नाटका में, और दोनों मेरे साथ काम कर रहे हैं गांजे के अल्कोहल पे। यू नो, इन कनाडा यू हैव ना कैनबिस बियर है ना भाई तेरे पास, कैनबिस वाइन है ना तेरे पास कनाडा में? इधर है वैसे बियर ब्रांड है, कभी ऑर्डर करी नहीं। कर ले आज चल, गुरु पूर्णिमा है मेरी तरफ से। पर लेकिन जो साथ वाले हैं थोड़ा एक डर सा रहता है कि यार ये नहीं पीना, ये सब एक वो जो मेंटालिटी हमारी बनाई हुई है जो स्ट्रांग अभी भी है बहुत लोगों के दिमाग में, उसको आप मतलब कैसे ब्रेक करोगे अगर आप मेरी जगह पे होते? See, I'll tell you one thing, and this is what I have learned with time. There'll always be someone and a lot of people who won't believe in you. बहुत सारे लोग होंगे जो आप पे आपके सत्य को नहीं मानते, लेकिन ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको और आपके सत्य को मानते हैं। ओके, तो आप अपनी एनर्जी उस पे डालिए ना जो आपको बढ़ाना है। आज जब मैं आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ, मैं हिमाचल में हूँ, मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उत्तराखंड में होपफुली 2 महीने में नया हॉस्पिटल गांजे से रिलेटेड वैद्यशाला खुल रहा है। सो मैं उस पे ध्यान दे रही हूँ, ना कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम हमारे बच्चे को गंजेड़ी बना रही हो। क्योंकि भाई आपका टाइम नहीं आया, आपके सामने मैं हीरा भी रखूंगी, कांच बोल के आप तोड़ने की कोशिश करोगे उसको। तो मैं अपनी एनर्जी, जबकि भगवान ने हमें बहुत लिमिटेड टाइम दिया है दुनिया के अंदर, उसको मैं क्यों इन लोगों के साथ वेस्ट करूंगी? नो, दैट डेफिनेटली सही बात है। बट ये पर ऐसा तो है नहीं कि अगर जो हाँ, लोग मुझे बोलते भी हैं, जिस तरह से मैंने आपको ये पॉडकास्ट आज का दिया, आपके लिए कनाडा के लिए दिया, मैं प्रीटी मच पेशेंस के साथ उनको एक बार अपना फैक्ट्स बताती हूँ, और मैं उनको खाली इतना बोलती हूँ, यदि आप मुझे ना बोलते हैं, आप साइंस को ना बोल रहे हैं, और वो छोड़ देती हूँ वो टॉपिक को। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, क्योंकि मैंने तो बेनिफिट पा लिया ना। अब वो बेनिफिट नहीं पाएंगे तो उनके लिए नहीं है वो हीरा, वो नहीं मान रहे हैं तो कोई और लेके जाएगा। कोहिनूर ऑफ हर्ब्स बोलती हूँ ना गांजे को, मेरी किताब का नाम है कोहिनूर ऑफ हर्ब्स। फ्री में वो बुकलेट लास्ट 5 साल से इंडिया और अब्रॉड यूज हो रही है, थाईलैंड के लिए यूज हुई, नेपाल के लिए यूज हो रही है, श्रीलंका के लिए यूज हो रही है, फॉर लेमैन लैंग्वेज में समझने के लिए गांजा क्या है। तो मैं इसीलिए यूज करवा रही हूँ उसका। अभी हमने ट्रांसलेशन भी करवाया हिंदी में, इसीलिए क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। लेकिन जैसे ही पता चलता है ना, कॉमन सेंस तो थी ना, भगवान ने सेम सिस्टम दिया है हम सबको, सोल भी सेम ही तरह से हमें सब एक्सपीरियंस दिखते हैं, खाली समझ थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। तो जब उनको मैं ये एग्जाम्पल्स देती हूँ तो वो समझने लगते हैं, और जो नहीं समझते हैं तो उनको स्पेशल चाइल्ड बोल के अपने मन में आगे बढ़ जाती हूँ।
जो समझ तो जाएंगे, It's बट not एनीवे arrogance. नहीं नहीं It's बिल्कुल not नहीं। arrogance कि मैं उनको स्पेशल चाइल्ड बोल के आगे बढ़ जाती हूँ। भाई 5 साल की रिसर्च है, 55 लाख जिसको बोलते हैं ना, लिटरली वाइट पैसा खर्च किया है। तो अगर मेरा खुद का और मतलब हजारों लोगों का इतना डेटा है, इतने लाखों पेशेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो देन तो मतलब दे आर स्पेशल ओनली ना, किड्स, चिल्ड्रन। हाँ, इन फ्यूचर अगर वो समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, बट एग्जैक्टली। एक वर्ड है जो आपने मेरे को भेजा भी था व्हाट्सएप पे जी कि पढ़ना जी है, तो उसमें मैं देख रहा था जी सस्टेनेबल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा चार्ट और बहुत बड़ा तरीके से समझाया हुआ था, अच्छे तरीके से। जी। तो सस्टेनेबली मतलब किन किन चीजों को हम अगर ये सब एक तरीके से मेन स्ट्रीम में आ जाए तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है जो कि सॉल्व हो सकती हैं, वो आप कुछ बताएंगे उस बारे में? जैसे जो आपने जो चार्ट के बारे में बोला ना, वो सस्टेनेबल इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी का हम ही ने बनाया था और बहुत जरूरी था लोगों को कॉमन लैंग्वेज में समझाने का। वो इसीलिए बना के रखा हुआ है। आप 4 से 5 डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो होती है ना, आप आपके पास वो लैपटॉप पे अभी है, आप खोल सकते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। लैपटॉप में तो नहीं मैम, एक्चुअली मेरे टैब में थी, बट मैं शेयर कर दूंगा उसको। अच्छा, ओके, ठीक है। जब आप शेयर जरूर इस चीज को करिएगा क्योंकि उनके लिए इजी हो जाएगा ये समझने के लिए। तो जो एक है जो विजया बोर्ड, जो इसको मैं बोलती हूँ, वो विजया बोर्ड में हमने 4 चीजों को एक्सप्लेन किया है। गांजा हमें एनर्जी देता है, यानी ईंधन और इलेक्ट्रिसिटी। गांजे से हमें मेडिसिन मिलती है, 16 तरह की बीमारियां प्लस 16 तरह की बीमारियां, तो हम मतलब 16 तरह की बीमारियां यानी कैंसर 20 प्रकार के, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेंटल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, मतलब जो सूजन जलन वाली सूजन जो हो जाती है, लग जाती है, आई डिजीजेस, डायबिटीज, लिबिडो, एजिंग, तीनों अलग अलग चीजें हैं और इन तीनों का इलाज होता है इससे। कार्डियोवैस्कुलर और लंग डिजीजेस, आपके गायनेक इश्यूज हो गए, स्किन डिजीजेस हो गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बताया था, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, एनोरेक्सिया वगैरह हो गया, फीवर हो गया, वूंड हो गया। आज की तारीख में इजराइल ने हड्डी जब टूट जाती है ना, उसका ऑइंटमेंट बनाया है गांजे से। आपका कास्ट बनाया है गांजे से, फास्टर आपको हील करता है। ठीक है, सो दिस इज वेयर मेडिसिन हैज रीच्ड विद इट। जो खाने की बात होती है, जो एग्रो प्रोडक्ट, जो हमारे पूर्वजों ने भी गांजे को जिस तरह से यूज किया था और अभी भी करते हैं। आप तो उत्तराखंड के, आपके यहाँ भी कुछ चीजें बनती हैं जो भांग से बनती हैं, सीड से बनती हैं, स्पेसिफिक है और पूर्वज भी खाते पीते थे। ग्रेन जो हम बोलते हैं, उसका फ्लावर हो गया, उसका आटा बनता है, उससे दूध बनता है, वीगन बहुत खाते हैं, उसका सीड है। देन ऑयल, उसका हेम्प कंप्रेस्ड ऑयल जो होता है, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की तरह हम उसको सप्लीमेंट की तरह भी ले सकते हैं। देन ऑब्वियसली प्रोटीन उसका जो सप्लीमेंट होता है। एंड एनिमल फडर, पोलैंड में स्टडी हुई है, कुछ 50 काउस को दिया था भूसा हेम्प का, उन्होंने 50 गुना दुगना दूध दिया और कम बीमार पड़ी जो दूसरी गायें थी उनसे ज्यादा। ठीक है, सो आप समझ सकते हैं। लास्टली आपका इंडस्ट्रियल हो जाता है, कपड़ा, पेपर, स्टील, प्लास्टिक, फाइबर, हाउसिंग। सबसे पहला दुनिया में कपड़ा बना था गांजे से, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। जो कैनवस शब्द आता है वो कैनबिस से आता है, अभी मैंने बताया सबका झंडा भी इसी से बना था। पेपर जो है, दुनिया में पहला पेपर जो बना था वो हेम्प पेपर बना था। आपसे मैं जब आज बात कर रही हूँ 2020 में, तो पहली बात तो 1950 के करीब फोर्ड ने गांजे से बनी गाड़ी लॉन्च कर दी थी हेम्प फाइबर से। ठीक है, 2019 में पोर्श ने एक प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया स्पोर्ट्स कार का। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि स्टील उसका कितना लाइट और स्ट्रॉन्ग होगा कि पोर्श ने उससे गाड़ी बनाई है साथ में। उसके अलावा प्लास्टिक, इससे ऑर्गेनिक प्लास्टिक बनता है। फिर है आपका फाइबर एंड हाउसिंग। आपका जो फाइबर है, फाइबर का मतलब होता है जो रेशे हैं, आप कई चीजें उससे बना सकते हैं। अब आप उससे हेम्क्रीट बनाइए, या आप उससे अलग अलग तरीके के टेक्सटाइल्स हो गए, पेपर हो गए, काफी सारी चीजें होती हैं उसके। आप गेम्स वगैरह हो गया, वो सारी चीजें, बोर्ड हो गया, वुड बनता है फाइबर से, गांजे का वुड भी बनता है इसको कंप्रेस करके, इससे कोल भी बनता है ना। तो इट इज ऑन पीपल लाइक अस कि हम इसको कैसे यूज करें। अब जितनी भी मैंने इंडस्ट्रियां यहाँ पे बोली, ये इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियां है ना गांजे के अंडर भी। ये इंडस्ट्रियों का हीरो होगा रूरल आदमी, क्योंकि उगेगा तो ये रूरल में, करेक्ट। तो जब वो रूरल में उगाएगा तो वो फेयर ट्राइड में उसको प्राइस तो ग्लोबल कंपनियां ही दे रही होंगी ना।
अगर पॉर्श तुमसे गांजे का फाइबर खरीद रहा है तो पॉर्श अपना प्राइस दे देगा कि मतलब वो क्या कहते हैं, तुमको उसका प्राइस मिलेगा, समझ रहे हो आप? हाँ मैं समझ गया। अगर आप तो अगर आप लेट्स से अगर आप एड्स की दवाई का दे रहे हैं ऑयल, तो आपको प्राइसिंग भी फार्मर को या वहां पे जो कलेक्टिव है फार्मर का उसको वैसे ही मिलनी चाहिए ना। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी मेरा, क्योंकि जो हमारी रूरल लाइफ है इंडिया की, that is the backbone why India is still standing strong right now when everyone in the world has collapsed. हमारे पास खाने की कमी नहीं है, हमारे पास जिसको बोलते हैं लेबर की कमी नहीं है, हमारे पास नई इन्वेंशंस की कमी नहीं है। इट्स ओनली बिकॉज रूरल इंडिया में काफी सारी जगहें ऐसी हैं जो बिल्कुल अनटच्ड हैं इन सब चीजों से, तो उनको बढ़ावा देना। और उनके पास इंग्लिश नहीं है दिगंबर, आप समझते होगे, उनके पास इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास नॉलेज बहुत है, टैलेंट बहुत है, अंग्रेजी नाम की चीज नहीं है। बट वी people like yourself and me are experts in English. We have stayed abroad, we have worked, we are still working with international clients and we can be their translators, correct? भगवान ने मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं दी है, वो इंसान देखते ही मेरे को बता देता है इसमें इतना क्रिस्टल हो सकता है, इसमें इतना कचरा हो सकता है, इसके अंदर इतना अच्छा चीज हो सकता है। मेरे को माइक्रोस्कोप लगता है ब्रदर, मैं देखती हूँ उसके अंदर ना और एग्जैक्टली सेम चीज आता है। सो यू नो खाली बेचारे के पास वो ट्रांसलेट करने की क्षमता नहीं है, तो उसमें हम उनको एज अ बैकबोन बन के दे सकते हैं कि आप एज अ टंग बन के दे सकते हैं कि हम आपके लिए बात करेंगे, पूरा ट्रांसलेट करके देंगे। एंड आफ्टर अ पॉइंट इफ यू गो टू स्पेन, dude, they don't like to talk in English. Majority of the country, you go to China and Japan, if you start talking in English, they get irritated. You know that, right? जी जी बिल्कुल। मैं यहीं पे they look down upon. जी कनाडा में ही एक प्रोविंस है क्यूबेक, वेयर फ्रेंच ज्यादा बोली जाती है। तो मैं उनसे इंग्लिश में थोड़ा बात कर रहा था ताकि मुझे कुछ चीजें पता चले। वो ज्यादा प्रेफर नहीं करते, वो कहते हैं वी डोंट नो इंग्लिश, टूटी उसमें और निकल लेते हैं अपना। They will say we don't like to talk in English, we don't know English. उनको आती है लेकिन बोलते हैं हम क्यों बात करें तुमसे, तुमको हमसे बात करने तो हमारी भाषा सीख के आ जाओ, है ना? जब वो बोल सकते हैं तो यार हमारी तो मातृभूमि की जो हमारी हिंदी है संस्कृत से निकली है, जो पूरी दुनिया की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हमें शर्म आती है उसमें बात करने से। जी जी and it is very sad that happens. बट वही है कि गांजे का जो एक्चुअल हीरो है वो हमारा रूरल इंडिया ही बन सकता है, प्राइवेटाइजेशन करके, प्राइवेट लैंड पे उगा के, फार्मर्स को इन सब चीजों से दूर रख के, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। तो वही, अब आपने जितनी भी चीजें बताई, इतनी सारी पॉजिटिव चीजें, मतलब इट्स कभी कभी लगता है जैसे टू गुड टू बी ट्रू, मतलब सब कुछ 100% सब कुछ, इसका भी इलाज है इधर, इंडस्ट्रियली भी इसका इलाज है। कहीं कुछ तो ऐसा होगा कि जहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हो, या कुछ कुछ तो ऐसा कुछ जो। मैं एक बात बोलूं आपसे? जी। आपका नाम बहुत अच्छा है, अपने नाम की मीनिंग बताएंगे आप? जी जी बिल्कुल, शिव जी का दूसरा नाम है दिगंबर। आपको पता है शिव जी से लोग कितने नाराज रहते हैं? जी जी बिल्कुल रहते हैं, मेरे से भी बहुत लोग नाराज रहते हैं कभी कभी। नहीं, तो शिवजी से अगर इतने लोग नाराज रहते हैं तो गांजा है, जब शिवजी की इतनी बुराई करते हैं, शिवजी तो मतलब इतने अच्छे हैं, है ना? और हैं, he is an entity, he is alive, he is a higher energy, higher source or whatever, and even West believes in it in a lot of manner, right? CERN में वरना उनका नटराज की मूर्ति क्यों होती है ना? जी, जिसको बोलते हैं CERN के एंट्रेंस पे नटराज की नाचती हुई इतनी बड़ी मूर्ति है यूरोप में, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो होगा। तो जिन्होंने मानना है इस चीज को वो मानते हैं, और इसमें बहुत सारी अच्छी चीज है। लेकिन शिव जी का जो तांडव होता है ना, वो पूरी दुनिया खत्म कर सकता है। तो उसी तरह यदि इसका ओवरडोज किसी भी चीज की तरह ले, जैसे हम चाय पीते हैं, चाहे हम दिन में 50 बार पिए या 4 बार पिए, वो कुछ तो और ऐड कर रहा है जो हमारी बॉडी में नहीं है ना। आपने भी मुझसे पूछा गांजा के कंपाउंड अगर हमारी बॉडी में भी बनते हैं, ठीक है, तो हम अगर उसको क्रॉस करें, किसी भी चीज की अति दुर्गति कर देती है। मेरी माता जी बहुत अच्छे से बोलती थी, मेरी नानी रादर जो बोलती थी वो बहुत अच्छे से बोलती थी, मम्मी अभी बोलती है, किसी भी चीज की अति करोगे ना तो दुर्गति बन जाएगी। तो आप किसी भी चीज की स्मोकिंग ज्यादा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, टोबैको मिक्स होता है उसमें। आप ये एक हाईली साइको एक्टिव प्लांट बोलते हैं, मतलब आपकी तीनों चीजों को कनेक्ट करता है, तो आपको विजन्स आ सकती हैं, आपको हेलुसिनेशन हो सकता है, या आपको मतलब कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, कुछ लोगों को एंजाइटी हो जाती है, क्योंकि आपने उसको यूज नहीं अब्यूज किया, करेक्ट? तो उसके ऊपर भी स्टडीज हैं। यदि किसी इंसान को मारना हो तो उसको 11 केजी गांजा खिला दो, तो मरेगा। डेफिनेटली। मैं एक्चुअली एक रिपोर्ट लेकिन 11 किलो गांजा क्या होता है आपको पता है?
बहुत ज्यादा। वो किसी इंसान को खिला दो तब वो मरेगा। मतलब आप सोच रहे हो, आपने कोकेन जिसको सेम उसमें रखा था शेड्यूलिंग में, हाँ। उसका ओडी और इसका ओडी में फर्क देख रहे हो आप? वो आफ्टर 3 ग्राम इज ओडी, पर्सन कैन डाई विद कोकेन, ओके, बट गांजे में 11 किलो गांजा खाना पड़ेगा तब वो मरेगा। मतलब डूड, विद दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ इंसान को समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, ये जो लोग बोलते हैं इससे साइकोसिस हो सकता है या इससे उसी पॉइंट पे आने वाला था जी, अल्जाइमर्स इससे हो सकता है। जी। तो साइकोसिस, अल्जाइमर्स जैसी जो बीमारियां होती है ना, पार्किंसंस वगैरह, वो ज्यादातर जीन्स में आती हैं हमारे। तो यदि वो ऑलरेडी जीन्स में आ चुकी हैं तो गांजे से कुछ नहीं होता, रादर गांजा आपको बताता है, आपको हिंट देता है कि आपको कुछ होने वाला है जी। इट इज ट्राइंग टू अगर 50 पे आने वाला होता है तो 30 साल में आपको एक छोटा सा वो रिमाइंडर दे देता है, डूड झटका आ रहा है, कंट्रोल करो अपनी हैबिट्स। पार्किंसंस की तरफ जा सकते हो तुम, या फिर तुम अल्जाइमर्स, अगर कोई बहुत ज्यादा भूलने लग रहा है तो डूड उसको आगे चल के, सॉरी उनको दिगंबर, उनको आगे चल के वैसे भी ये चीज होने ही वाली होती है, तो उनको वो एक रिमाइंडर आ रहा होता है। एंड वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टडीज ओवर हियर. When I say over here, I'm talking about global studies, researchers, papers. I'll also share with you. एक cannabis health index करके बहुत famous किताब है, हमारे मित्र है, उन्होंने लिखी है, and you will understand in that he has collected over 100 diseases data, clinical trials, researches on how it works on the diseases, including mental disorders. अगर उसको वो करता है, पुश इन करता है, उल्टा उसमें लिखा गया है कि वो मेंटल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करता है इफ इट इज यूज्ड इन द राइट प्रोपोर्शन, जी डेफिनेटली। पर मैं मेन मेरा ये इशू था कि जिस हिसाब से हम इसको अब्यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द टीएचसी और सीबीडी कंटेंट जो हम बढ़ा रहे हैं, सीबीडी कंटेंट बहुत ही कम करके टीएचसी बहुत ज्यादा हाई कर रहे हैं अगर कंपेयर करें 1990 से लेके अभी के 2014-15 तक। ये एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें जिस बिकॉज ऑफ दिस थिंग साइकोसिस आ रहा है। तो वही मैं आपसे आपके बात को बस एक ऐड कर रहा था कि किस तरह से हम इसको अब्यूज कर रहे हैं। So exactly, I understand, and that's why I said, I came down to that point of psychosis and this Alzheimer's thing, क्योंकि हमारे पास हम Alzheimer's patients को काउंसल करते हैं, Parkinson's patients को काउंसल करते हैं, and हमने खुद भी ये देखा है कि उन्होंने तो कभी नहीं खाया था, पिया था, गांजा लिया था, ये सारी चीजें की थी, तो उनको कैसे हुआ ये सब? उनको ये तब हुआ, उनके जीन्स में आ रही थी काफी सारी चीजें। तो अब वो जीन्स में आ रही है तो ये एक्सेलरेट कर रहा है क्या? अब आप उसको किस हिसाब से ले रहे हो, वो आपको अपने मिशन तक पहुंचाएगा। कैनबिस विल ऑलवेज एड यू इन योर मिशंस। तो अगर इसका 50,000 यूजर्स हो सकता है, आपको रस्सी से कपड़ा तक बना के देता है ना, तो कोई माउंटेनियर होगा तो उससे रस्सी बनाएगा, कोई फैशन डिजाइनर होगा तो उससे कपड़ा बनाएगा, कोई कुक होगा तो उससे खाना बनाएगा, कोई डॉक्टर होगा तो उससे दवाई बनाएगा, कोई मेंटल वॉइड वाला अब्यूजर होगा तो उसको अपनी मौत बनाएगा वो। लोग फोन से भी ज्यादा घुसे अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं ना। पबजी से एक पता है ना, मेंटल बैलेंस खोया था एक बच्चे ने, न्यूज़ में बहुत आया था। भाई ये तो है, बट इट्स ऑल अबाउट डिपेंड करता है एक लेवल तक आप कितना इसको यूज करते हो, किस तरीके से। It's all about the person exactly, जो आपको, आपका एक डायमेंशन है, मेरा एक डायमेंशन है। अब हमें सबको जो चीजें दी गई हैं वो फेयरली सबको सेम चीजें दी जानी चाहिए। Now and this is on us, the training, the understanding। जो एक फोन में सॉफ्टवेयर डालते हैं हम, वैसे ह्यूमंस में भी एक संस्कार नाम का सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, गांजा तो कभी अब्यूज नहीं हुआ था भारत में, हमेशा से मिलता था। अभी भी जाओ कितना मिलता है, लोग तिरंग आके पगला जाते हैं यहाँ पे देख के ऐसे कैसे उग रहा है। जी खासकर उत्तराखंड। लेकिन हम लोगों को, हाँ उत्तराखंड में एग्जैक्टली, और फ्रॉम उत्तराखंड, वहां पे तो मतलब पगला जाते हैं, और हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हाईवे पे है, कोई नहीं, है आश्रम हमारा भी वहीं पे, उसके पीछे भी उग जाता है भाई, बाबा को चढ़ता है, पूजा होती है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो हमने कभी कोई चीज अब्यूज नहीं की। अवेकनिंग भी ना, हमने कभी कोई अवेकनिंग को अब्यूज नहीं किया। अगर देखा जाए जितने भी हमारी तरफ से, सो अवेकनिंग एंड एनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं, ये कैनबिस प्लांट उससे रिलेटेड है। So people like Hitler, people like Saddam Hussein, people like Osama also were awakened, but they used their powers to destroy the world. Correct? So they were given, a power and they used it to destroy. So does that mean one will stop educating? कौन था ओसामा ने पढ़ाई की थी ना, काफी, PhD स्कॉलर थे वो, काफी यूनिवर्सिटी। हिटलर ने भी पढ़ाई की थी ना, सब।
ये सब पढ़े लिखे हैं काफी। ओसामा में भी एग्जैक्टली सब बहुत पढ़े लिखे थे। उसका ये मतलब है इन लोगों ने तो पूरी दुनिया बर्बाद कर दी थी। इन लोगों के वजह से तो वर्ल्ड वॉर हुआ, टेररिज्म हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो हमने एजुकेशन रुकवा दी क्या? नहीं रुकवाई। सो दैट इज हमने अपने आप को ट्रेन किया कि हम वो एजुकेशन का अच्छी चीजों में ही उपयोग करेंगे। वही मैम, जस्ट लाइक बिफोर टू एंड एक रैप अप करने के लिए एक हाई नोट पे मुझे ऐसा लगता है, जस्ट टू ऑब्जर्व थोड़ा बहुत जो मैंने आपके इंटरव्यूज देखे आपसे बात करके, कि आप काफी ज्यादा जस्ट बिकॉज ऑफ आफ्टर दिस रिलीजियस बहुत इंक्लाइंड हो गए थे, अवेकनिंग आपकी काफी हो गई थी, या इससे पहले भी आप थे? नहीं, मैं इससे पहले रिलीजियस थी, इन द सेंस आई कम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस फैमिली। रिलीजियस इन द सेंस आई एम प्रीटी श्योर आपके घर में भी सुबह शाम आरती होती होगी यार, पूजा तो होती है। अगर आप सनातनी हैं तो मेरी मम्मी भी नवरात्रि आती है तो पूरे 9 दिन के व्रत रखती है। वैष्णो माता मतलब वैष्णवी पूजा होती है, सत्यनारायण कथा होती है। हैविंग सेड दैट, जब ये एक्सपीरियंस हुआ ना तो उसकी साइंस में घुस गई मैं, क्योंकि कैनबिस सनातन इंट्वाइंड है। और एंड कैनबिस एज अ प्लांट इज बियॉन्ड, मतलब इट इज द वर्ल्ड मोस्ट प्रेशियस क्रॉप। गूगल पे जाके देखो वर्ल्ड मोस्ट प्रेशियस क्रॉप क्या है, मोस्ट वैल्यूड क्रॉप क्या है, गांजा। तो यदि इंडिया में मतलब भारतीय संस्कृति ने गांजा दिया, अमृत मंथन से निकला, तो मतलब आई वाज लाइक डूड देयर इज समथिंग दैट आई हैव मिस्ड आउट ऑन, बिकॉज़ आई हैव बीन रेज्ड इन मुंबई, आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड, आई वाज अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड माय सेल्फ, आई वाज अ सेलिब्रिटी मैनेजर एंड आई वाज ऑलवेज शोन टू लुक डाउन अपॉन दीज थिंग्स। हाँ घर पे होता है ये सब, ठीक है, बट ना बहुत प्रिटेंशियस तरीके से, यू नो, बाहर वाले उसको प्रिटेंशियस समझते थे उसके बारे में, क्योंकि मेरे को एक एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आता था। जब कैनबिस के पीछे इतना एक्सप्लेनेशन पढ़ा मैंने, that's when I started going all about, Sanatan and how it is so advanced. Let it be, medical, let it be universal laws, let it be philosophies, let it be geography, to a point that हमारे जो maps हुआ करते थे, हमारे जो हमारे जो architecture है, water system है, ये सारी चीजें बहुत advanced थी. Then I fell in love with my country all over again. I mean, I was shown a different side, and जब आप पे खुद पे पड़ती है ना, तभी आप समझ तो मैं पाते हो. Exactly. So I was traveling through India when I was curing myself, and मैं रूरल इंडिया में ट्रैवल कर रही थी, वहीं पे अच्छा प्योर मिलता हर जगह पे, जहाँ पे रूरल जाओगे आप, तो लोगों ने जिस तरह से मुझे एक्सेप्ट किया, और मैंने देखा ना डिफरेंस, मतलब जो बोलते हैं ना, हर एक मंदिर में, हर एक आश्रम में, हर एक घर में जहाँ पे पूजा पाठ होती है, वो तुरंत समझ जाते हैं ये सारी चीजें। मतलब देयर इज एन इंस्टेंट कनेक्शन उनके साथ ना, ये सब चीजों में। तो मेरा बढ़ ही गया, और मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम उस सिविलाइजेशन से आते हैं जिसने स्टोरी में समझा दिया था कि अगर किसी की जान खतरे में है तो आप दूसरे कोने पे जाके पूरा पहाड़ उठा के लेके आ जाओ, यहाँ पे तो मैं उस पहाड़ पे खाली गांजा उगाने के लिए बोल रही हूँ जिसपे ऑलरेडी उग रहा है। सो या, विद दैट, जय हनुमान, आई वुड से, बिल्कुल भी ऑब्वियसली है, जैसे आपने बताया कि आप कितनी चीजों के थ्रू गए हो, तब जाके आपको इस पॉइंट पे पहुंचे हो। मे बी मैं उस पॉइंट पे ना पहुंच पाऊं, मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस माइंड ऑफ फ्रेम से बोल रहे हो। तो मे बी जैसे इन फ्यूचर अगर मैं भी कुछ ज्यादा, that's absolutely fine and I'm here. I want to say this for your listeners also कि आप कभी भी hempathy@gmail पे, and आपके पास तो मेरा नंबर भी है, यदि आपको कभी भी कुछ questions हो, experiences या कुछ भी बात करनी हो इस बारे में, I'm always available, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया गया है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अगर मैंने बांटा नहीं तो मैंने उसका किया क्या? मतलब भगवान ने ज्ञान तो दे दिया इतना सारा, ये सारे एक्सपीरियंसेस मतलब ज्ञान, और अगर मैं मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी तो इसलिए वो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, आपको आगे के एक्सपीरियंसेस के यूज करने हैं। मेरे एक्सपीरियंस का अक्यूमुलेटिव लेके वो तो नींव बना के आपको आगे अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो with that I'm available for you or any one of your viewers in India or Canada. I'm more than happy. Yeah. डेफिनेटली थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया मेरे को। आई होप आपको मजा आया हो थोड़ा। Thank you so much. I feel blessed, honestly, and I pray for you guys out there. How is it the COVID situation वहाँ पे, if I may ask? डेफिनेटली अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ स्लो डाउन हो रखा है, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप ही हो जाती है, लैंड मास बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो इतना कोई इशू नहीं है। बट लेट्स सी, I hope सब कुछ सही हो जाए। Now that sounds like really good, because that is the key
इस टाइम पे. एंड आई एम श्योर अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर मैक्सिमम सब खुलने लगेगा. होपफुली तब तक आप भी इंडिया आएंगे, आप भी गांजे पे काम करेंगे. उत्तराखंड में तो हमने अलग लेवल पे लीगल करा रखा है. बिल्कुल, मैं हिमाचल प्रदेश जैसी हूँ, मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा कि इस पे डेफिनेटली प्लीज, यू ऑल आर वेलकम टू ओल्ड मनाली. घर है हमारा, बहुत प्यार करने वाले जिसको बोलते हैं विलेज वाले हैं, बहुत इज्जत करते हैं एंड समझते हैं कि गांजा कितना इम्पोर्टेंट है जी सारी चीजों के लिए. जी एंड अगेन थैंक यू, आप आए, आपने काफी चीजें क्लैरिफाई कर दी, बिकॉज बहुत चीजें थी हमें नहीं पता थी. And I hope आपको enjoy. Thank you so much for having me over and for giving so much time on your podcast. Means a lot. Stay blessed and as I said, use it, not abuse it. You know. Definitely, ma'am. होती है किसी भी चीज की. Definitely. Yeah. Thank you. Thank you.